हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। और आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की। ये पेन पेपर देख के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको यहाँ वही कंटेंट मिलेगा जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं मैम सामने आके यानी कि कैमरे ऑन कैमरा आके पढ़ाइए, लेकिन अभी वो व्यवस्था मेरे पास नहीं है कि मैं ऑन कैमरा आके पढ़ाऊँ। बाकी कंटेंट आपको पूरा यहाँ पे मिलेगा और हमारा भी मन है कि हम ऑन कैमरा पढ़ाएं, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, वीडियो आपने आगे बढ़ाया, तो ज़रूर हम ऑन कैमरा पढ़ाएंगे। अभी आप यहीं से स्टार्ट कीजिए और आप अपना भी कॉपी पेन ले लीजिए और इसको अपने नोट में नोट करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपको अलग से नोट्स ना लेना पड़े। तो देखिए, आज हम पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को और यहाँ हम इस पेन पेपर पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉलिटी को शुरू किया जाता है संवैधानिक विकास से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवैधानिक विकास। अब ये संवैधानिक विकास हम पढ़ते कहाँ से हैं? तो ये हम पढ़ते हैं जो हमारे यहाँ कंपनी आई थी व्यापार करने, उन पे क्या क्या रूल रेगुलेशन लगाए जा रहे थे, वहाँ से ये सब शुरू होता है। साथ ही साथ भारत के लोगों पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसके साथ ये शुरू होता है। एक चीज़ हम यहाँ समझेंगे, देखिए ये है ब्रिटेन। हम बस ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये एरिया जो है, मान लीजिए ये है ब्रिटेन, ठीक है, ये ब्रिटेन है। इसमें 3 लोग हैं। 3 लोगों में पहला जो है वो महारानी, यानी किंग का पद है, उसमें महारानी हो या फिर कोई राजा हो। दूसरा जो है वो है वहाँ की संसद, यानी कि ब्रिटेन के संसद। तीसरा है कंपनी यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आती है व्यापार करने। होता क्या है कि महारानी जो है 1600 ईस्वी में, यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये देती हैं एक अधिकार पत्र। किसको? इस कंपनी को। और कहती हैं कि आप लोग जाके पूरब के देशों से व्यापार करिए। यानी कि कंपनी तो बहुत सारी है ब्रिटेन में, लेकिन सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये व्यापार करने का हक मिलता है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में व्यापार करने। इन पर जो रूल रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं संसद के द्वारा। एक समय ऐसा होगा कि ये कंपनी जब भारत में अपना कोहराम मचाती है, तो सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, ब्रिटेन में बैठे महाराज महारानी को भी ये लगता है कि कंपनी जो है बेलगाम हो चुकी है, उस पर जो है नियंत्रण करना आवश्यक है। इसलिए काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन जो बन के आते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं संवैधानिक विकास, और उन्हीं को हमें पढ़ना है संवैधानिक विकास के रूप में। अब इस संवैधानिक विकास को हम बांटते हैं 2 भागों में। पहला होता है कंपनी का शासन। पहला जो है वो है कंपनी का शासन। दूसरा क्या है? तो दूसरा है महारानी, यानी कि क्राउन कहते हैं, क्राउन का शासन। अब इसमें देखिए क्राउन के शासन में कितने रूल आते हैं और कितने प्रस्ताव आते हैं, क्या क्या प्रावधान आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के शासन जो होता है, इसमें कितने जो एक्ट आ रहे हैं, कितने चार्टर एक्ट भारत में आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो चार्टर एक्ट आता है भारत में, जिसके तहत कंपनी पे लगाम लगाया जाता है, वो होता है 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 का चार्टर एक्ट। दूसरा है 1786 का संशोधन एक्ट। इन सभी एक्ट को हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ हम बस आपको एक यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं कि कौन कौन से एक्ट आते हैं। तीसरा जो है वो है 1793 का चार्टर एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद है 93 का चार्टर एक्ट।
1793 के बाद फिर 20 साल के बाद जो एक्ट आता है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के बाद जो एक्ट आता है वो है 1833 का चार्टर एक्ट, और 1833 के बाद जो एक्ट आता है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस तरह से 1773 से लेके 1773 से लेके 1858 तक, 58 ईस्वी तक। अब देखिए ये 53 में जो एक्ट आता है, इसके बाद 58 तक जो है, 58 में महारानी के हाथों में शासन चला जाता है, क्राउन के हाथों में, तब तक ये इसी के हिसाब से यहाँ पे शासन होता है। तो इसलिए हम कहेंगे 1773 से लेके 1858 तक जो है कंपनी का शासन है। अब सीधा शासन जो है उठ के चला जाएगा क्राउन के हाथों में, क्योंकि 1857 का विद्रोह अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा भी पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा। और इस विद्रोह के बाद इतने बड़े पैमाने पे भारत में विरोध हुआ कि सीधा उसका जो खबर है वो ब्रिटेन गया, और ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा सीधा पूरा ब्रिटिश क्षेत्र, यानी कि भारत में जो भी ब्रिटिशर्स ने जीता था क्षेत्र, उसको अपने अंडर में ले लिया। तो देखिए सबसे पहले आया 1858 का अधिनियम, ये आया भारत सरकार अधिनियम। देखिए वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल डिटेल में होगा, इसलिए आप यहाँ पे आपको थोड़ा धैर्य रखना है। उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा अपने कॉपी में। उसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। फिर आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम। इस तरह से उसके बाद आता है 19 के बाद सीधा साइमन आयोग 1928 में, साइमन आयोग, इसे भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे क्या था इस साइमन आयोग में। उसके बाद आता है सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड। उसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और उसके बाद सीधा अब आएगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। उसके बाद हमें हमारी लड़ाई यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन उसके बाद शुरू होगा संविधान का बनना, जिसको हम पूरे इस पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं, किस किस तरह से संविधान बना। तो सबसे पहले हम इतना चीज हमें अभी पढ़ना है संवैधानिक विकास में, यानी कि 1773 का चार्टर एक्ट, ये सभी जो कंपनी का शासन है पहले इसको देखेंगे। उसके बाद क्राउन के शासन में क्या क्या इस एक्ट में प्रावधान हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम, चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, इसलिए हमने इसकी पृष्ठभूमि आपको समझा दी है, और हम सीधा पढ़ते हैं 1773 का चार्टर एक्ट। बाकी सारे जो एक्ट हैं उसको हम और वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं 1773 का एक्ट, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं 1773 चार्टर एक्ट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पृष्ठभूमि आपको समझना है, इसके कारण क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कारण, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसके कारण क्या थे। कारण में यहाँ पे देखिएगा कि ये ऐसा समय है कि इस टाइम जो है, इस टाइम 1757 का प्लासी युद्ध हो चुका है, 1764 का बक्सर युद्ध हो चुका है। इसके बाद क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद संधि हो चुकी है, इलाहाबाद संधि हो चुकी है। अब भारत में जिन जिन क्षेत्रों को ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने जीता है, उसके जो है दीवानी अधिकार, राजस्व यानी कि राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार, वहां शासन करने का अधिकार वो ले चुके हैं। और ये सभी चीजें 1757 के प्लासी युद्ध में इन्होंने धोखे से राजा को हरा दिया था।
लेकिन 1764 के बक्सर युद्ध में 3 नवाबों को इन्होंने एक साथ हराया था, एक अवध के नवाब, एक बंगाल के नवाब, एक दिल्ली के बादशाह। इसलिए ये जो युद्ध है ये इतना निर्णायक सिद्ध हुआ कि सारे लोग भारत में सभी राजा इन्होंने मान लिया कि ब्रिटिशर्स में कुछ दम है। और ये जब खबर गई वहाँ ब्रिटेन में, चूंकि ब्रिटेन में भी राजा इनसे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके नाम पे उनके नाम का अधिकार पत्र उनसे अधिकार पत्र लेकर इन्होंने व्यापार के दृष्टिकोण से यहाँ आया था, और यहाँ आके जो उन्होंने वो कर रहे थे उससे उनकी काफ़ी शिकायतें हो रही थी यूरोपीय देशों में। तो इसलिए इन पर लगाम कसने के लिए लाया गया 1773 का चार्टर एक्ट। अब इसका प्रावधान क्या था तो हम देखेंगे इसका प्रावधान। इसमें प्रावधान क्या थे? प्रावधान तो इसमें पहला जो प्रावधान था, तो पहला इसका प्रावधान ये था कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अब देखिएगा, बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल हो गया, और सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। ये काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्योंकि सबसे पहले इसकी विशेषता ये थी इस एक्ट की कि ये पहला ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स पर भारत में जो आई थी कंपनी, उस पर लगाम कसने की कोशिश की गई थी ब्रिटेन की संसद के द्वारा। तो ये पहला ये हुआ कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल हो गया, क्योंकि जब कंपनी आई थी तो 3 प्रेसिडेंसी थी। 3 प्रेसिडेंसी यहाँ पे देखिएगा, ये भारत का क्षेत्र है, सॉरी मुझे मैप बनाने उतना नहीं आता है, ये भारत का क्षेत्र है, और यहाँ पे एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास, और यहाँ पे था बंगाल यानी कि कोलकाता। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ये तीनों अपना कार्य अलग अलग करते थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा एक केंद्रीकरण की स्थापना की गई, केंद्रीय शासन की, और बंगाल के जो गवर्नर थे इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि इनको जीजी कहा जाने लगा, जीजी। तो ये गवर्नर जनरल इनके अधीन ये बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है इनके अधीन हो गई। तो पहला प्रावधान ये था। अब दूसरा प्रावधान इसमें ये था, और इतना ही नहीं, इसमें जो है 4 जो सदस्य होते थे इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई कि इनके कार्यों में ये 4 सदस्य जो होंगे परिषद के, ये इनकी बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे। अब देखिए दूसरा प्रावधान था कि पहली बार राजनीतिक प्लस प्रशासनिक इन दोनों कार्यों को मान्यता मिली, यानी कि एक तरह से ये जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कर रहे थे भारत में, चूंकि ये कंपनी जो है व्यापार करने के दृष्टिकोण से आई थी, लेकिन इनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है। तीसरा जो प्रावधान था ये था कलकत्ता में एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रावधान, यानी कि इस एक्ट में यह भी था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा जिसमें जो है वाद विवाद के मामले की सुनवाई की जाएगी। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट बनाने का सिर्फ प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई, वो होती है 1774 में। ठीक है। और इसमें जो है 4 लोग थे, एक मुख्य न्यायाधीश, एक चीफ जज सीजे, और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश, अन्य जज। ठीक है। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। तो इस तरह से इसमें मुख्य जो जज थे वो थे एलिजा इम्पे, और 3 अन्य जज भी यहाँ पे थे। अब देखिए यहाँ पे इस कंपनी को गवर्न करने वाली, इस कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली एक बॉडी थी सीओडी,
जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। इसमें जो है 24 सदस्य होते थे, 24 सदस्य। ये नियंत्रण रखते थे कंपनी के ऊपर और इनका काम ये था कि ये राजस्व, यानी कि इनका मामला ये था कि राजस्व प्लस नागरिक प्लस सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना, तो यही इसमें प्रावधान किए गए। सबसे पहली चीज कि ये पहला एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखने की कोशिश की गई। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। इसके बाद 4 सदस्यीय परिषद इनकी होती थी जो इनकी सहायता करती थी। राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली इस एक्ट के तहत। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया, लेकिन उसकी स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। इस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसे कहते हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख लेती हूँ नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये जो थी ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी और ये कंपनी पर नियंत्रण रखती थी। इसमें 24 सदस्य होते थे। राजस्व का मामला, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ये ब्रिटिश सरकार को देती थी। इस तरह से ये 1773 का एक्ट यहीं पे खत्म होता है। चूंकि हमने इसमें एक ही एक्ट को इसलिए कंप्लीट किया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले पृष्ठभूमि समझाई है कि कैसे कैसे यहाँ पे जो है हमको संवैधानिक विकास को पढ़ना है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 1786 का संशोधन एक्ट। और ये संशोधन एक्ट ऐसा था कि वहाँ हम जानेंगे 1773 के चार्टर एक्ट में क्या ऐसी कमियां रह गई थी जिसके संशोधन के लिए इस 1786 के एक्ट को लाया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हे एवरीवन, पेन पेपर के इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है जिसमें हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमें एक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है हमें 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कल के वीडियो में हमने पूरा समझा था इसकी पृष्ठभूमि कि कैसे कैसे ये जो एक्ट है वो भारत में आया, इसके बारे में हमने समझा था। कंपनी का शासन और जो क्राउन का शासन है उसको हमने अच्छे से समझा था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है कल के वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। वहाँ एक चीज़ मैंने गलती कर दी थी कि 1773 का जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट है, लेकिन इतने सारे चार्टर एक्ट हैं कि उसी के फ्लो में हमने वहाँ पे चार्टर एक्ट लिख दिया है 1773 का और बोल भी दिया है चार्टर एक्ट। तो वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, वहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट होगा। तो शुरू करते हैं हम इस एक्ट को। और सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। कई सारे नाम है इसका, क्योंकि ये जो एक्ट है ये संशोधन के लिए आया था। 1773 के एक्ट में जो खामियां रह गई थी उनके संशोधन के लिए आया था। तो सबसे पहले कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको हम कहते हैं। दूसरा इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं डिक्लेरेटरी एक्ट। एक और नाम जिसे हम कहते हैं बंदोबस्त कानून, इसे हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं, बंदोबस्त कानून। तो इस तरह से इसके कई सारे ये 3 नाम हैं जिसके नाम से हम जानते हैं इसे। अब हम देखते हैं इसका मकसद क्या था। तो सबसे पहले हम मकसद को देखते हैं। मकसद इसका एक ही था, दूसरा कोई मकसद नहीं था। मकसद यही था कि इसे जो है संशोधन के लिए, यानी कि 1773 का जो एक्ट था उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, यही इसका मकसद था। और इसमें जो कमियां हम इसी के साथ देख लेंगे कि क्या क्या वो कमियां रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो अब हम देखते हैं प्रावधान के माध्यम से ही हम देखेंगे कि कौन कौन सी कमियां हमें इसमें दिख रही है। तो प्रावधान देखिए इसमें क्या क्या है। तो अब हम देखेंगे प्रावधान। सबसे पहला जो प्रावधान था इसमें, गवर्नर जनरल को हम समझ चुके हैं। गवर्नर जनरल है क्या,
तो सबसे पहला प्रावधान था जीजी की परिषद, यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी जिसमें 4 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल की परिषद सुप्रीम कोर्ट जो कि 1773 के एक्ट के तहत उसका प्रावधान था और 1774 में उसकी स्थापना हुई थी, के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। क्षेत्राधिकार से बाहर, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गई। गवर्नर जनरल का कोई भी मामला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो गवर्नर जनरल के ऊपर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो चुका है गवर्नर जनरल। यहाँ तक कि इनकी परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधि बनती थी, जो विधि यानी कि जो रूल रेगुलेशन बनते थे, वो सुप्रीम कोर्ट से विधि सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं था। यानी कि एक तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार से। उसके बाद इसमें जो भी विधि बनती थी, जो भी इनके द्वारा विधि बना दी जाती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं था। ये हुआ पहला प्रावधान। दूसरे प्रावधान में हम देखते हैं कि राजस्व जो था, राजस्व संग्रहण या फिर राजस्व संबंधित कोई भी मामला जो है वो एससी के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। राजस्व या राजस्व से संबंधित कोई भी मामला, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जीजी यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी कि एक तरह से हम कार्यपालिका उसको कह सकते हैं, उसे कितनी शक्ति दी जा रही है कि न्यायपालिका की सारी शक्तियां छीनकर गवर्नर जनरल की परिषद को दी जा रही है। 1773 के एक्ट में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसे काफी सारे अधिकार दिए गए थे, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था कि गवर्नर जनरल की परिषद को क्या मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कौन सी चीजें आएंगी, कौन से मामले आएंगे। लेकिन यहाँ पे एकदम स्पष्ट किया जा रहा है कि राजस्व और उससे संबंधित, राजस्व संग्रहण से संबंधित सारे मामले जो हैं एससी से लेकर गवर्नर जनरल की परिषद को दिए जा रहे हैं। तीसरा प्रावधान था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, ये भी एससी के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर। अब देखिए, पहले तो गवर्नर जनरल उनकी परिषद को बाहर किया गया उनके क्षेत्राधिकार से, अब कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा कंपनी के कर्मचारी कौन से नंबर पे आ रहे हैं। ये है सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें है 24 सदस्य और ये नियंत्रण कर रहा है, ये सीओडी जो है इनका नियंत्रण है जीजी और उनकी काउंसिल पे, जीजी प्लस उनकी काउंसिल, ठीक है। और जीजी प्लस उनकी काउंसिल के नियंत्रण में है कंपनी, और ये जो कर्मचारी हैं ये इसी कंपनी के अंदर के कर्मचारी हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य हैं। मतलब 4 साल इनका कार्यकाल है इनके सदस्यों की। उसके बाद नीचे है जीजी की काउंसिल, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन पे नजर रखे हुए है, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद पे, और ये गवर्नर जनरल और उनकी परिषद मिलकर ये कंपनी के लिए और कंपनी संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वहां के, उनके लिए नियम वगैरह बना रहे हैं। तो यहाँ पे है कंपनी और ये है कंपनी के, उस कंपनी के कर्मचारी जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ना ये सीओडी है, ना ही जीजी प्लस उसकी काउंसिल है, और ना ही ये कंपनी के कर्मचारी हैं। अगला जो प्रावधान है, इस हिसाब से हम देखते हैं चौथे प्रावधान को, 1, 2, 3, 4। चौथा जो प्रावधान है ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कोलकाता, उस टाइम तो कलकत्ता कहा जाता था, कोलकाता तक सीमित। अब देखिए भौगोलिक रूप से क्या किया गया, अभी तक क्या था कि कलकत्ता, बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सब कुछ इस सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में थे। लेकिन अब क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बम्बे और मद्रास को हटा दिया गया, यानी कि सिर्फ कोलकाता का जो क्षेत्र है उसी से संबंधित जो भी मामले दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसके बाद जो अगला प्रावधान देखिएगा कितना महत्वपूर्ण प्रावधान है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का अधिकार। अभी क्या है कि जैसे हाई कोर्ट का कोई मामला है
अगर उसमें आप उसकी सुनवाई से आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आखिरी होती है। अगर वहां सुनवाई हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। यानी कि ऐसा नहीं कि आप केंद्र सरकार के पास, आप प्रधानमंत्री के पास चले जाए तो उसकी सुनवाई रद्द हो जाएगी। हाँ, उसके लिए जो मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति के पास जो है वो सिफारिश की जाती है, उसके लिए जो है याचना की जाती है। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है कि प्रांतीय न्यायालय की अपील जो है, प्रांतीय न्यायालय वो थे यानी कि प्रांतों में, प्रांत यानी कि जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, प्रांत थे। प्रांतीय न्यायालय की अपील, जैसे मान लीजिए आज हाई कोर्ट है, वो प्रांतीय न्यायालय है, तो प्रांतीय न्यायालय की अपील जो है जीजी की परिषद में दायर हो, न कि सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि देखिए बात न्यायालय की है तो इसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, लेकिन ये भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया जाता है कि प्रांतीय जो न्यायालय हैं उनकी भी अपील जो होगी, अंतिम अपील जो होगी, वो गवर्नर जनरल की परिषद में होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को कितनी ज़्यादा शक्ति दी जा रही है, और इस शक्ति देने का कारण ये होगा कि गवर्नर जनरल भी भ्रष्ट हो जाएगा। आगे चल के अब फिर अगला जो प्रावधान आएगा उसमें इनको जो है नियंत्रित किया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को स्पष्ट नहीं किया गया था, जिसके कारण गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को, कंपनी को बहुत सारे दिक्कत हो रहे थे। अब क्या किया जाएगा, अब इनको जो है कंट्रोल करने के लिए इनके लिए नियम आएगा, क्योंकि इतने सारे जो जितने भी अधिकार हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सारे छीन कर गवर्नर जनरल को दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो प्रावधान है, यहाँ तक आप जरूर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद का जो प्रावधान है वो देखिए, जीजी को प्रांतीय न्यायालय एवं प्रोविंशियल कोर्ट के लिए नियम विनिमय बनाने की शक्ति, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को प्रांतीय न्यायालय। अब देखिए ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये अब विधि बनाएगी, और प्रोविंशियल कोर्ट जो है, प्रांतीय न्यायालय प्लस प्रोविंशियल कोर्ट के लिए नियम विनियम बनाने की शक्ति। तो इस तरह से ये सारे प्रावधान जो है वो किए गए 1781 के अमेंडमेंट एक्ट में, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त कानून जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसके परिणाम देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे परिणाम देखेंगे हम कि इस बंदोबस्त कानून के परिणाम क्या होते हैं और आगे इसके लिए कौन से एक्ट लाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम देखते हैं परिणाम ये हुआ कि जीजी को अत्यधिक अधिकार मिला। जीजी यानी कि गवर्नर जनरल को अत्यधिक अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को, क्षेत्राधिकार को एकदम सीमित कर दिया गया। तो ये पहला का परिणाम हुआ। दूसरा ये हुआ कि नियम प्लस विनियम, ये जो है कार्यपालिका, यानी कि जीजी और उसकी काउंसिल द्वारा कार्यपालिका द्वारा बनने लगा। तो इस तरह से ये सारे प्रावधान थे, ये इसका परिणाम था। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि 1784 जो आया, उसमें अब क्या बदलाव किए जा रहे हैं उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था भारत में। आइए देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से प्रावधान थे जो हमें पढ़ने हैं और क्या क्या भारत में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन में, क्योंकि कोई भी एक्ट जो आता था ब्रिटेन के संसद में पास होके आता था, तो वहाँ पे क्या क्या प्रावधान था और क्या क्या वहाँ पे किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत, सबसे पहला जो इसका प्रावधान था, अब ऐसे ही जो एक्ट है वो आते रहेंगे और ऐसे ही सिलसिला चलेगा। जैसे कि हमने कल बताया था, कंपनी का शासन 1853 तक, हालांकि शासन तो 1858 तक था, लेकिन 53 तक एक्ट आएगा कंपनी के शासन में, और उसके बाद से एक्ट आना शुरू होगा क्राउन के शासन में।
तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला प्रावधान था कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य, यानी कि राजनीतिक प्लस व्यापारिक। अभी तक क्या था कि दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे। राजनीतिक प्लस व्यापारिक कार्य जो हैं कंपनी के वो अलग कर दिए गए। पहला प्रावधान ये किया गया कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए जीजी की परिषद में, यहाँ पे देखिए जीजी की जो परिषद थी जहाँ पे 4 सदस्यीय लोग थे जो उनकी सहायता करते थे। जीजी की परिषद में, जीजी परिषद में 4 से घटाकर 3 सदस्यीय कर दिया गया। 3 सदस्य रखे गए। पहले ये सदस्य 4 हुआ करते थे जो जीजी की यानी कि गवर्नर जनरल की सहायता करते थे। तो ये जो था एक इसमें 3 कर दिया गया। तो एक जीजी था और 3 सदस्य थे। एक जो इसमें है वो किंग का सेनापति होता था, यानी कि ब्रिटेन में जो किंग थे उनका सेनापति, किंग का सेनापति इस परिषद में होने लगा। उसके बाद क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जीजी की जो काउंसिल है, काउंसिल ये पहले से तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद एक और निकाय बनाया गया बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको निदेशक मंडल कहते हैं, निदेशक मंडल। तो कंपनी की जो ये निकाय थी, सॉरी ये जीजी की जो काउंसिल थी वो सीओडी और बीओसी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल निदेशक मंडल के अधीन हो गई। यानी कि अब जो है गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल पे 2-2 लोग नजर रखने लगे, सीओडी और बीओसी के अधीन। यहाँ पे देखिएगा ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, यहाँ पे 24 सदस्य हैं। ये बीओसी है जिसमें 6 सदस्य हैं, ठीक है। इस 6 सदस्य में एक जो है वहाँ का राज्य सचिव है, यानी कि ब्रिटेन का राज्य सचिव है, ठीक है। 6 सदस्यों में एक जो है वहाँ का वित्त मंत्री है, वहाँ का वित्त मंत्री है। उसके बाद 4 जो सदस्य हैं इसमें, एक राज्य सचिव, एक वित्त मंत्री, 2। उसके बाद बचे 4 सदस्य जो हैं प्रीवी काउंसिल के हैं, प्रीवी काउंसिल। ये प्रीवी काउंसिल के सदस्य हैं जो राजा की सलाह पर ही चुने जा रहे हैं। नियुक्ति में राजा का सलाह, सॉरी राजा द्वारा नियुक्ति इनकी हो रही है, राजा द्वारा। अब यहाँ पे है 24 सदस्य सीओडी और ये हैं 6 सदस्य, ठीक है, बीओसी। अब इनका जो काम है, सीओडी का जो काम है, इनका काम है व्यापारिक, कंपनी के जो है व्यापारिक कार्य की देखभाल करना। और ये जो बीओसी हैं इनका जो काम है राजनीतिक व प्रशासनिक, यहाँ पे राजनीतिक इनका जो है कार्य, ये राजनीतिक कार्य है इनका, ठीक है। और ये दोनों मिल के जो हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिल के कंपनी और जीजी पर यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद पर नजर रख रहे हैं। तो इस तरह से ये था सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और ये था बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मद्रास प्लस बंबई, मद्रास प्लस बंबई पर स्पष्ट नियंत्रण हुआ, यानी कि कलकत्ता का जो था, बंगाल का जो था, मद्रास प्लस बंबई पर स्पष्ट नियंत्रण, स्पष्ट नियंत्रण किसका, तो बंगाल का, बंगाल का, बंबई पर बंगाल का स्पष्ट नियंत्रण हुआ। अब यहाँ पे स्पष्ट नियंत्रण देखिए किस तरीके से होता है कि यहाँ पे बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनको कहा जाता है, गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी जाती है, जीजी को शक्ति दी जाती है कि प्रांतीय गवर्नर, जो प्रांतीय गवर्नर है मद्रास और बंबई के प्रांतीय गवर्नर, जी से हम इसको सूचित कर रहे हैं,
प्रांतीय गवर्नर अगर अपना शासन प्रशासन अच्छे से नहीं चला रहे हैं तो इनको बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि प्रांतीय गवर्नर के विफल होने पर बर्खास्त। यही था स्पष्ट नियंत्रण। मद्रास प्लस बंबई पर बंगाल सरकार का स्पष्ट नियंत्रण हो गया इनकी जीजी और उनकी काउंसिल को, कि इनको शक्ति दी गई कि प्रांतीय जो गवर्नर हैं वो मद्रास के हों या फिर बंबई के हों, अगर ये शासन करने में विफल होते हैं तो इनको बर्खास्त कर दिया जाए। अगला जो प्रावधान है ये संधि प्लस युद्ध, इसमें जो है ब्रिटेन सरकार की अनुमति ली जाएगी। ब्रिटेन आगे से कोई भी संधि होगा या कोई भी उस वहां के राजाओं से कोई संधि होगी या फिर युद्ध होगा तो ब्रिटेन से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये वो समय है, जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो देखेंगे ये वो समय है 1784 जहां हर तरफ किसी न किसी क्षेत्र में युद्ध हो रहे हैं अंग्रेजों के, वहां के जनजाति लोगों से, वहां के स्थानीय राजाओं से, हर तरह से वो लोग युद्ध कर रहे हैं और क्षेत्र को कब्जा कर रहे हैं। तो कहा गया कि संधि प्लस युद्ध कुछ भी अगर होता है तो ब्रिटेन से अनुमति लेना उनका अनिवार्य है। अब देखिए ये जो हमने बीओसी देखा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके कार्य क्या थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं बीओसी के कार्य। यहाँ जगह है, सॉरी, यहीं से हम देखते हैं बीओसी के कार्य। बीओसी का कार्य एक तो हम देख ही चुके हैं कि ये कहाँ कहाँ नियंत्रण रखता था, इसमें कितने सदस्य होते थे, उनका जो स्ट्रक्चर है हम देख चुके हैं। यहाँ पे कार्य, यहाँ पे हम देख लेते हैं गवर्नर चुनना। उसके बाद का कार्य था कंपनी के रिकॉर्ड्स रखना। कंपनी के जो सारी रिकॉर्ड्स होते थे, कंपनी का रिकॉर्ड्स रखना, ठीक है। तीसरा जो इनका कार्य था वो था, इनके पास जो शक्तियां थी, सेना प्लस सिविल प्लस राजस्व मामलों पर इनका अधिकार था। मामलों पर अधिकार, यानी कि पहले ही हमने कहा कि सीओडी है व्यापारिक क्षेत्रों के लिए था, उस पर नियंत्रण, और बीओसी जो है उनका जो था राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण था, इसी के लिए इसको बनाया गया था। तो इनका जो है अधिकार हुआ। तो इस तरह से हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट को। अब एक प्रावधान और आप इसमें ऐड कर लीजिएगा पिट्स इंडिया एक्ट में। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी द्वारा जो आधिपत्य क्षेत्र थे उस पर पूर्ण नियंत्रण किया गया। तो इस तरह से ये सारे यहाँ के प्रावधान थे। एक और छोटा सा एक्ट है, ये है 1786 का एक्ट। 86 का एक्ट यानी कि एक्ट ऑफ 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी के लिए ये एक्ट महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है जब गवर्नर जनरल बना बंगाल का, तो इसने दो शर्तें रखी। और ये दो शर्तें क्या थी, तो पहला इसने शर्त रखा वीटो पावर, इसे वीटो पावर चाहिए। दूसरा जो शर्त था वो था सेनापति व कमांडर इन चीफ का पद। ये कौन सा पद है? अभी हमने देखा था ये वो पद है जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में 3 सदस्य होते थे, जो कि पहले 4 होते थे, अब 3 कर दिए गए थे। और उसी सदस्य में से एक सदस्य जो है वो कमांडर इन चीफ होता था, सेनापति होता था, जो क्राउन का यानी कि किंग का सेनापति होता था। तो जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो ये पद था, ये पद को गवर्नर जनरल ने कहा कि ये पद अलग से नहीं होगा, ये पद मुझे चाहिए और एक वीटो पावर चाहिए। क्योंकि गवर्नर जनरल के पास भले ही शक्तियां ज़्यादा थी, सुप्रीम कोर्ट के तुलना में ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास अधिकार यानी कि वीटो पावर नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद में अगर किसी फैसले पे एक तरफ गवर्नर जनरल है, यहाँ पे एक तरफ गवर्नर जनरल है और एक तरफ परिषद के 3 लोग हैं, तो यहाँ पे बहुमत होने पे इन्हीं की बात मानी जाती थी। गवर्नर जनरल का कोई अधिकार नहीं था इनके बात को काटने का। इसी मामले में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मुझे पहले वीटो पावर चाहिए, तब हम भारत में जाएंगे।
यानी कि यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ के लोग चिल्लाते रहें हमको वीटो पावर चाहिए, हम जहाँ चाहें जिस मामले में चाहें वीटो पावर का जो है यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे वीटो पावर तो दे दिया जाएगा कॉर्नवालिस को, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया जाएगा कि किन किन मामलों में वीटो पावर चाहिए। यानी कि ऐसे ही वीटो पावर दे दिया गया, चाहे वो किसी प्रकार का मामला हो, राजस्व नियंत्रण हो, लड़ाई झगड़े, कुछ भी कोई भी मामला हो भारत का, यानी कि उनके जीते हुए क्षेत्रों का, कंपनी के जीते हुए क्षेत्रों का, इनके पास वीटो पावर हो गया। लेकिन आगे आने वाले एक्ट में हम देखेंगे इस वीटो पावर को सीमित कर दिया जाएगा कि इन मामलों में आप वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी किसी मामले में आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक तो जो सदस्यीय जो परिषद थी उसमें से कमांडर इन चीफ का पद भी गवर्नर जनरल ने ले लिया और वीटो पावर की शक्ति उसे दे दी है। तो ये था एक्ट ऑफ 1786। अगले इसके बाद जो एक्ट है वो है 1793 और उसके बाद है 1813। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसके पहले हम 1784 और 1786 का जो चार्टर अधिनियम है वो हमने पढ़ा था, और इस वीडियो में हम 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको यदि एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए 6 से 12 तक हैंड रिटन तो आपको मिल जाएगा। आपको बस इस नंबर पे मैसेज करना है, और नोट्स जो है पेड है। यहाँ पे शुरू करते हैं हम 1793 का चार्टर अधिनियम। 20 सालों तक व्यापारिक अधिकार को बढ़ाना। 20 वर्षों तक व्यापारिक अधिकार को बढ़ाना, व्यापारिक अधिकार बढ़ाना। इसके पहले हमने देखा था 1773 का चार्टर एक्ट। बीच में काफ़ी सारे संशोधन भी किए गए, लेकिन उसके बाद ये चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद, और फिर 20 साल के बाद इसको बढ़ाया जा रहा है। अब चार्टर एक्ट अगला आएगा 1813 में। तो इसमें जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रावधान देखिए क्या किया गया। 1786 का एक्ट आपको याद होगा, उसमें हमने एक चीज बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब बोला गया कि आप गवर्नर जनरल बन के भारत जाइए और कंपनी के कार्यों को देखिए, तो उसने कहा कि हमें दो शर्तों पे हम जाएंगे भारत। पहला शर्त ये होगा कि हम वीटो पावर हमें चाहिए, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में अगर परिषद किसी मामले में कहती है कि ये नियम लागू नहीं होगा, उस मामले में हम वीटो पावर का यूज करेंगे। दूसरा था कि सेनापति और कमांडर इन चीफ का जो पद था गवर्नर जनरल की परिषद में, जो 3 सदस्य होते थे उनकी सहायता के लिए, उनमें एक पद होता था सेनापति व कमांडर इन चीफ का, जो किंग द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो किंग का ही सेनापति होता था। तो वो पद जो है वो मुझे चाहिए, वो पद जो है अलग नहीं रहेगा। तो इन 2 शर्तों के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया। तो पहला प्रावधान था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो 2 शर्तें थी, 2 शर्तें यानी कि वीटो पावर और सेनापति व कमांडर इन चीफ का पद अगले गवर्नर जनरल यानी अगले जीजी तक विस्तृत, यानी कि इसी पद को, इन्हीं शर्तों को आगे आने वाले गवर्नर जनरल के लिए विस्तृत किया गया। तो ये था पहला प्रावधान। दूसरा जो प्रावधान था बंगाल के लिए रेगुलर कोड ऑफ रेगुलेशन जारी, यानी कि बंगाल के लोगों के लिए ये रेगुलर कोड ऑफ रेगुलेशन जारी किया गया। और ये जो था कोड ऑफ रेगुलेशन, ये नागरिक अधिकार के मामले में था, और इसको कोडिफाई किया गया कि इसी के आधार पे नागरिक अधिकार के जो हैं फैसले किए जाएंगे। और ये जो था नागरिक अधिकार के लिए, और ये बंगाल के लोगों के लिए था, और उसके बाद इसे अदालतों के लिए बाध्यकारी बनाया गया।
इसे जो है इस कोड को अदालतों के लिए जो है बाध्यकारी बनाया गया। तीसरा जो प्रावधान इसमें था, तीसरा प्रावधान था कि बीओसी के खर्चे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना था, जो कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर नजर रखती थी, कंट्रोल करती थी, ये बीओसी के खर्चे भारतीय राजस्व से, यानी कि बीओसी जो है इसमें 6 सदस्य थे, मैंने पहले बताया था पहले वाले वीडियो में, 6 सदस्य थे। इसमें से एक राज्य मंत्री होता था, एक जो है वित्त मंत्री होता, राज्य सचिव होता था, एक वित्त मंत्री होता था, और 4 लोग नॉमिनेट किए जाते थे राजा के द्वारा। तो इनके जो खर्चे होंगे, चूंकि ये भारत पे नियंत्रण रख रहे हैं, भारत के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों पे भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका कहना ये था, तो इनके खर्चे जो होंगे भारतीय राजस्व से आएंगे। और यहीं से शुरू होता है धन का बहिर्गमन, जिसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यहीं से देखिए शुरू होता है धन का बहिर्गमन, कैसे जो है ब्रिटेन में बैठा आदमी भारतीय राजस्व से अपना सैलरी या वेतन पा रहा है। चौथा इसमें का जो प्रावधान था, चौथा प्रावधान, गवर्नर जनरल जीजी, यानी कि गवर्नर जनरल, और फिर जो गवर्नर होता था, ये होता था बंगाल का गवर्नर जनरल, और ये होता था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर होता था, और फिर कमांडर इन चीफ, इनकी नियुक्ति के लिए, इनकी जो नियुक्ति होती थी, नियुक्ति के लिए किंग या जो क्राउन होता था उसकी सहमति अनिवार्य हो गई, यानी कि हर हाल में इनका सहमति लेना है, और इन्हीं की सहमति से गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति होगी। पांचवा जो प्रावधान था, पांचवें प्रावधान में ये जो कमांडर इन चीफ होता था, कमांडर इन चीफ, इनको जीजी परिषद की सदस्य होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। अनिवार्यता खत्म। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल की परिषद में ही ये होता था कमांडर इन चीफ, अब ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई कि आप गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य होंगे। तो इस तरह ये पांचवा प्रावधान था। छठा जो इसमें प्रावधान था, सारे खर्चे निकालकर, छठा प्रावधान हम यहाँ लिखते हैं, जो भी खर्चे होते थे कंपनी को उनके खर्चे निकालकर हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य, ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आपके जो खर्चे हैं उनको निकालने के बाद आप हमें हर वर्ष 5 लाख रुपये देंगे, ये यहाँ पे तय कर दिया गया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, जैसे वीटो पावर मिला हुआ था, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति जो है नियंत्रणकारी नहीं थी कि किस मामले में गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार होगा। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 7वां हम देखेंगे, 7वां जो प्रावधान किया जा रहा है कि वीटो पावर की शक्ति नियंत्रित, वीटो पावर की शक्ति नियंत्रित, यानी कि वीटो पावर की जो शक्ति है गवर्नर जनरल को दी गई है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से, उसको देखिए कैसे नियंत्रित किया जा रहा है। और इसको किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे है शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश हित के मामले, यानी कि 3 मामलों में, शांति के मामले में, सुरक्षा के मामले में और ब्रिटिश हित के मामले में आपको जो है, आपको वीटो पावर की शक्ति रहेगी। अगर ये मामला आपके नज़र में कहीं है और आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि काउंसिल के निर्णय को आप नहीं माने, यानी कि जीजी गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसका जो निर्णय है आप नहीं मानना चाहते हैं, उस
स्थिति में आप वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, जो कि ये 1786 में मिला था वीटो पावर गवर्नर जनरल को। लेकिन उस टाइम जो है इसको नियंत्रित नहीं किया गया था। वो किसी भी मामले में वीटो पावर यूज कर सकता था, लेकिन अब 3 मामले उसके दिए गए कि अगर ये 3 मामला है तो आप वीटो पावर का यूज कीजिए, अन्यथा आपको नहीं करना है। तो 7 प्रावधान हमने देख लिया। 8वां एक और प्रावधान था, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कुछ छूटे नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं सभी प्रावधान को डिटेल में बता रही हूं। तो 8वां जो प्रावधान था, इसमें भारत में लिखित विधि के आधार पर शासन, यानी कि ये पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब किया गया कि भारत में अब जो विधि बनी उसे, ये जो है भारत में जो शासन हो रहा था, अब किया गया इस प्रावधान में कि भारत में अब लिखित विधि के आधार पे शासन होगा। तो इस तरह से ये था 1793 का चार्टर अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। हे एवरीवन, पेन पेपर के इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम। और देखेंगे हम इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे। मकसद इसका वही था जो अभी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 20 वर्षों तक व्यापारिक अधिकार को बढ़ाना, 20 वर्षों तक व्यापारिक अधिकार को बढ़ाना। देखिए, ये वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बना रही हूँ, आप ज़रूर इसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। इसलिए मैं यहाँ लिख के वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको नोट्स नहीं लेना पड़े। नोट्स पेड होता है, काफ़ी लोग ले नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ से आप अपना देख के नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और काफ़ी लोग कह रहे हैं मैम सामने आके पढ़ाइए, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ऐसे रहा तो हम ज़रूर सामने आके पढ़ाएंगे। पहले हम यहाँ पे कवर करते हैं प्रावधान। पहले हम देखेंगे प्रावधान, इसमें क्या क्या प्रावधान थे इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813 में। सबसे पहला जो इसका मकसद था 20 वर्षों तक व्यापारिक अधिकार को बढ़ाना। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का प्रावधान ये था, पहले प्रावधान में ये किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार खत्म। यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो आई थी ब्रिटेन से, तो उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार लेकर भारत में प्रवेश किया था। यानी कि ब्रिटेन की कोई भी कंपनी इनके अलावा यहाँ पे व्यापार नहीं करेगी। लेकिन एक चीज वहां पे होता है, विश्व के इतिहास में आपने हिटलर को सुना होगा, हिटलर को तो सुना ही होगा, नेपोलियन को भी आपने सुना होगा। उसने एक सिस्टम लागू किया, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक सिस्टम, नेपोलियन बोनापार्ट। और उसने कहा कि ब्रिटेन से जो भी व्यापार करेगा यूरोपीय देश, उसका जो है क्षेत्र हम अतिक्रमण कर लेंगे। यानी कि जो देश है ब्रिटेन से व्यापार करता था, उस पे वो उनके क्षेत्रों पे वे अतिक्रमण कर लेता था। तो ऐसे में ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, वो कहने लगे, ब्रिटेन संसद पे दबाव बनाने लगे ब्रिटेन की सरकार पे कि हमें भी ये मौका दिया जाए कि हम भारत से जाके व्यापार करें, क्योंकि यूरोप के अन्य देशों से हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो हमें व्यापार नहीं करने दे रहा है। फिर ब्रिटेन सरकार ने कहा कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया जाता है और आप जाइए। उन्होंने एक लाइसेंसिंग सिस्टम जारी किया कि आप ये लाइसेंस लीजिए और जाके इंडिया से व्यापार कीजिए। तो वहां से अन्य कंपनियां भी व्यापार करने के लिए आने लगी। लेकिन इसमें एक चीज और है, व्यापारिक एकाधिकार जो है कंपनी का खत्म किया गया, लेकिन चाय प्लस चीन पर बना रहा। यानी कि इस पर अधिकार उनका बना रहा। यानी कि चाय का व्यापार और चीन का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी नहीं कर सकती थी व्यापार। चाय पे उनका अधिकार बना रहा, एकाधिकार, और चीन पर, चीन से वो जो व्यापार करते थे कंपनी, तो ये व्यापार करते थे अफीम की, तो ये अफीम का व्यापार और चाय का व्यापार उनका बना रहा। दूसरा जो प्रावधान है, दूसरे प्रावधान में कहा गया कि स्थानीय सरकार को टैक्स लेने का अधिकार होगा। यानी कि स्थानीय जो सरकार थी उस टाइम,
स्थानीय सरकार वो टैक्स ले सकती है, इसका टैक्स लेने का अधिकार। जो स्थानीय सरकार होती थी उसे टैक्स लेने का अधिकार है। और ये जो टैक्स होते थे ये किस तरह के, ये होते थे सफाई कर, चौकीदारी कर, चौकीदारी कर, ये होते थे सफाई कर, चौकीदारी कर और जल कर। ये टैक्स स्थानीय सरकार वहां के लोगों से लेती थी। अगर टैक्स किसी ने नहीं दिया तो नहीं देने पर दंड का प्रावधान, यानी कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है उसके लिए दंड का भी प्रावधान था। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रावधान था ये था। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था, तीसरा ये था ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटिश जो नागरिक यानी कि ब्रिटेन से जो लोग आए थे, ब्रिटिश नागरिक भारतीय अदालतों के क्षेत्राधिकार में। यानी कि देखिए पहले यहाँ जो अदालतें बनी, जैसे सुप्रीम कोर्ट था, प्रांतीय जो न्यायालय था बम्बई और मद्रास में, या फिर सुप्रीम कोर्ट था, उसके अधिकार क्षेत्र में ये नागरिक नहीं होते थे। यहाँ के लोगों के लिए ही कानून बनाया जाता था और यहाँ के लोगों पर ही लागू किया जाता था। लेकिन ये जो ब्रिटिश नागरिक आके भारत में रह रहे थे, वो कंपनी के कर्मचारी थे या उनका परिवार था, उनकी फैमिली थी, कोई भी हो, ब्रिटेन का हो, उन पर ये जो हमारे यहाँ जो कोर्ट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट, प्रांतीय न्यायालय, प्रांतीय कोर्ट जो बनाया गया था, उसका इन पर जो है नियम लागू नहीं होता था। लेकिन अब इनको भी भारतीय अदालतों के क्षेत्राधिकार में लाया गया, किनको, ब्रिटिश नागरिकों को। चौथा जो है, चौथा एक्ट, इसमें ईसाई मिशनरियों को, जो ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियां थी, मिशनरियों को धर्म प्रचार का अधिकार। ये अधिकार कहाँ मिला, यानी कि भारत में आके वो अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। ये ईसाई मिशनरियों को वहां से अधिकार मिला कि वो भारत में आके अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसमें एक चीज और, एक लॉलीपॉप दिया गया भारत के लोगों को, इसे लॉलीपॉप ही कहेंगे, बाकी कुछ नहीं। यहाँ के भारतीय शिक्षा व साहित्य पर 1 लाख का अनुदान मिला। 1 लाख का अनुदान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट में भारतीय साहित्य और शिक्षा पर 1 लाख का अनुदान मिला था। तो इसी एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ये अनुदान मिला था। एक और इसमें प्रावधान था। अब हम लास्ट प्रावधान देखेंगे इसमें, 6ठा नंबर। इसमें कहा गया कि प्रांतीय गवर्नर, प्रांत के जो गवर्नर हैं, जैसे बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हैं, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है, प्रांतीय गवर्नर द्वारा बनाई विधि को ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना अनिवार्य। यानी कि प्रांतीय गवर्नर कोई भी विधि अगर बना रहे हैं, कोई भी नियम विनियम बना रहे हैं, तो इन्हें ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य हुआ। तो ये था चार्टर एक्ट 1813, जिसमें हमने देखा 6 प्रावधानों को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। धन्यवाद। हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, इसके पहले हमने कंप्लीट किया था 1813 का। तो अपना पेन पेपर निकाल के तैयार हो जाइए मेरे साथ नोट्स बनाने के लिए, और देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझेंगे। ये वो दौर है जब ब्रिटेन में सुधारों का दौर चल रहा है, यानी कि वहाँ के नागरिक अधिकार, मूल अधिकार, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे बातें हो रही हैं।
वहाँ पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो कॉलोनी बनाया है भारत में या फिर ब्रिटेन में, सिर्फ आप उन लोगों का शोषण ही कर रहे हैं या फिर उनको कोई अधिकार भी दिया है। तो इस तरह से वहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं। तो इस चर्चाओं के बीच जो यहाँ पे एक्ट निकल के आता है वो है 1833 का चार्टर एक्ट, और इसमें जो है इसके जो प्रावधान निकल के आते हैं उनको हम देखेंगे। उससे पहले मकसद जानिए। मकसद फिर से वही था इनका जो है, पहला तो इनको भी 20 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। कंपनी के अधिकार को, व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या प्रावधान निकल के आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ के प्रावधान में पहला जो प्रावधान था, यहाँ का पहला प्रावधान ये था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसको हम जीजी से सूचित करते हैं, अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है। अब देखिए, अब इनकी शक्ति में एक तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट से सारी शक्तियां छीन के गवर्नर जनरल को दे दी गई हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को। अब देखिए अब क्या किया जा रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल को। पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बना भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब देखिए क्या किया गया यहाँ पे दूसरे प्रावधान में अब 1813, इसके पहले जो हमने एक पढ़ा था उसमें देखा था प्रांतीय गवर्नर विधि बनाते थे, और प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाते थे जैसे मद्रास और बंबई के गवर्नर, उनको ब्रिटेन के संसद से उनको चेक कराया जाता था कि ब्रिटेन के संसद उसको चेक करके पास करती थी, अनुमोदित करती थी, वो अनिवार्य था, तब वो विधि लागू होता था। लेकिन अब क्या किया गया कि गवर्नर जो होते थे, प्रांतीय गवर्नर, यहाँ समझ जाइएगा गवर्नर से जी से, गवर्नर की विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। विधि बनाने की शक्ति समाप्त, यानी कि अब जो विधि बनाएंगे सिर्फ गवर्नर जनरल की परिषद बनाएगी। और यहाँ पे इसी के साथ जीजी को, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को मजबूत वैधानिक शक्ति प्रदान की गई। मजबूत वैधानिक शक्ति का मतलब हुआ विधि बनाने की शक्ति, वैधानिक शक्ति प्राप्त। एक तरफ गवर्नर की विधायिका को खत्म कर दी गई, वो अब कोई विधि नहीं बनाएंगे, और एक तरफ भारत के गवर्नर जनरल को मजबूत वैधानिक शक्ति प्राप्त की गई कि आज से अब सारी विधि, क्योंकि आप भारत के गवर्नर जनरल हो चुके हैं, इसलिए आज से सारी विधि जो है वो आप बनाएंगे। तीसरा जो प्रावधान था, तीसरे प्रावधान में कहा गया कि गवर्नर जनरल, यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, उसकी सहायता के लिए एक विधि सदस्य की, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए विधि सदस्य की नियुक्ति, यानी कि गवर्नर जनरल जो था भारत का, वो जब विधि बनाएगा तो उसकी विधि बनाने की सहायता के लिए ये विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। अब देखिए यहाँ एक चीज स्पष्ट कर दें कि ये जो सदस्य था, विधि सदस्य, ये गवर्नर जनरल की परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं था। यानी कि अभी भी परिषद में गवर्नर जनरल और उनके 3 लोग हैं, लेकिन ये सदस्य तब परिषद में बैठेगा जब विधि बनाने संबंधित कोई सुझाव इनसे लिया जाएगा, कोई सलाह या फिर कोई सहायता ली जाएगी। ये यहाँ का अस्थायी सदस्य नहीं है। चौथा प्रावधान था गवर्नर जनरल, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को भारतीय विधि आयोग की स्थापना करने की शक्ति, यानी कि गवर्नर जनरल चाहे तो भारत में भारतीय विधि आयोग की स्थापना कर सकता है, स्थापना करने की शक्ति। तो ये भारत के गवर्नर जनरल को ये शक्ति दिया गया। सेंट्रल लीगल सिस्टम एक तरह से आ गया, सेंट्रल लीगल सिस्टम। तो 4 प्रावधान यहाँ पे हुए। अब 5वां जो प्रावधान था, 5वें प्रावधान को हम देखेंगे यहाँ पे। 5वां प्रावधान था कि कंपनी जो है अब सिर्फ
इनकी व्यापारिक गतिविधियां खत्म। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां खत्म और ये जो है प्रशासनिक निकाय बन गई। प्रशासनिक निकाय, सॉरी, हाँ अब दिख रहा होगा, प्रशासनिक निकाय तक सीमित। अब 5वें प्रावधान में यह किया गया कि व्यापारिक गतिविधियां जो है कंपनी की एकदम से खत्म कर दी गई, अब इनको प्रशासनिक निकाय तक सीमित किया गया। इसके पहले हमने देखा था 1813 में कि और भी जो कंपनी थी ब्रिटेन की, उनको लाइसेंसिंग सिस्टम देके भेज दिया गया कि जाइए आप भारत में व्यापार करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां इनकी खत्म कर दी गई और प्रशासनिक निकाय तक सीमित कर दिया गया इनको। अब आप प्रशासन और राजनीतिक जो व्यवस्था आपने वहां बनाई है उसको संभालिए। अब इनसे व्यापारिक एकाधिकार एकदम से छीन लिया गया। अब देखिएगा छठे प्रावधान में क्या होगा। छठे प्रावधान में जो है, अभी हमने देखा था कि लाइसेंस देके जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों की यहाँ पे एंट्री हुई थी, वहां के व्यापारियों को कहा गया कि यूरोपीय व्यापारियों की भारतीय बाजार में फ्री एंट्री का मतलब हुआ कि अब इनको लाइसेंस भी नहीं लेना है, अब सीधा ब्रिटेन से भारत आके इनको व्यापार करना है। ये यहाँ का प्रावधान था छठा। अब 7वां प्रावधान ये था कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल, थोड़ा सा हम यहाँ इसको करते हैं, यहाँ से अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे 7वां जो प्रावधान था, 7वें प्रावधान में किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन, बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन। अब यहाँ पे जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि यही सब पे भारी था, मद्रास पे, बॉम्बे पे, इनका विभाजन कर दिया गया 2 भाग में। एक हुआ फोर्ट विलियम कलकत्ता, दूसरा हुआ आगरा प्रेसिडेंसी। तो इस तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन हुआ और ये 2 भागों में बट गया। अब 8वां जो प्रावधान है, यहां तक हम देख चुके हैं 7वां प्रावधान। 8वां प्रावधान में देखिए क्या किया जा रहा है। बंगाल में जो है, बंगाल में ही नहीं, भारत में, यानी कि जो भी ब्रिटिश भारत क्षेत्र है, भारत में दास प्रथा, यानी कि दासता जो है, दास प्रथा खत्म करने का प्रावधान, यानी कि यहाँ पे एक प्रावधान लाया गया कि भारत में जो है अब दास प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, जो कि अपने चरम सीमा पे थी। 9वां जो प्रावधान किया गया, जो लागू नहीं हो सका, उसके काफी विरोध होने लगे ब्रिटेन के संसद में। यहाँ पे हम देखेंगे 9वां प्रावधान, यहाँ हम देखते हैं 9वां जो प्रावधान था, इसमें किया गया कि जो प्रशासनिक पद होते थे, ISPCS जैसे पद होते थे, बड़े बड़े पद होते थे इसमें, उनमें जो है भारतीयों को मौका मिलने का, भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर मौका यहाँ पे किया गया, लेकिन विरोध के कारण लागू नहीं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि भारतीयों को भी, यहीं पे ये बात कही गई थी कि जाति, नस्ल या फिर स्थान के नाम पे हम शोषण नहीं करेंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, भारतीयों को भी प्रशासनिक पदों पर मौका मिलेगा, बड़े बड़े पदों पर बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन ब्रिटेन के संसद में इसका विरोध होने लगा, जिसके कारण ये लागू नहीं हो सका। एक चीज और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो हमने बताया अभी कि भारतीय विधि आयोग की स्थापना करने की शक्ति, यानी कि सेंट्रल लीगल सिस्टम, यहाँ पे स्थापना की भी गई 1834 में। 1834 में विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन इसी के प्रावधान पे, जैसे कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था और 1774 में उसका गठन किया गया था, उसी तरह इसका भी गठन किया गया। अध्यक्ष जो इसका था, अध्यक्ष यहीं पे लिखते हैं, अध्यक्ष जो था ये लॉर्ड मैकाले था, मैकाले, ठीक है।
तो इतनी चीजें आपको 1833 के अधिनियम में, चार्टर अधिनियम में याद रखना है। बाकी हम ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं छोटे छोटे वीडियो को इसलिए बना रही हूं ताकि आराम से आप इसको कवर कर सकें। तो अगले वीडियो में हम एक सेपरेट वीडियो में 1833 के बाद फिर 20 साल बाद जो एक्ट आएगा 1853 का एक्ट, उसको पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम ये लास्ट अधिनियम है कंपनी के शासन का। हम पढ़ रहे हैं कंपनी का शासन। 2 भागों में हमने बताया था कि 2 भागों में शासन होता है। एक होता है कंपनी का शासन जो 1773 से लेके 1853 तक था। उसके बाद 1858 से लेके 1947 तक का शासन जो होता है वो क्राउन का शासन होता है। तो इसके पहले के सारे एक्ट हम पढ़ चुके हैं, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और इस चार्टर एक्ट में हम पढ़ेंगे, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें कंपनी के शासन को बढ़ाया गया। सबसे पहले हम देखते हैं प्रावधान। प्रावधान इसमें क्या क्या थे। सबसे पहला जानिए कि ये जो है ये लास्ट चार्टर एक्ट था। इसमें कंपनी के शासन को बढ़ाया गया, लेकिन बिना समय सीमा के। इसके पहले जो बढ़ाया जाता था 20 सालों के लिए बढ़ाया जाता था। जैसा कि हमने देखा 1773, उसके बाद 1793, फिर 1813, 1833 और 1853 को हम देख रहे हैं। तो सबको देखिएगा तो 20-20 साल का जो है इसमें अंतराल है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं कहा गया कि हम कितने दिनों के लिए कंपनी के शासन को बढ़ा रहे हैं। अब इसमें एक पहला जो प्रावधान था, पहला प्रावधान, इसको हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल के, अभी तक क्या था, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक तरफ प्रशासनिक कार्य चल रहे थे, राजनीतिक प्रशासनिक कार्य, और एक तरफ जो था व्यापारिक कार्य। 2 भागों में ये बटा हुआ था। प्रशासनिक जो कार्य एक तरह से एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका भी जीजी की परिषद थी, और न्यायपालिका भी न्यायपालिका तो अलग था, लेकिन उसके संबंध में जो विधि बनाने की शक्ति भी जो थी, विधायिका भी गवर्नर जनरल की परिषद ही थी। अब देखिए क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दोनों को अलग किया गया। यानी कि जीजी जो है भारत का गवर्नर जनरल अब हो चुका है, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके विधायी और प्रशासनिक यानी कि विधायिका और कार्यपालिका यहां से अलग हो रही है। विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा। कंपनी का व्यापारिक कार्य जो है वो खत्म हो चुका है 1833 में ही। अब यहाँ पे जो बचा है जीजी का परिषद, उसमें भी 2 भाग हो रहा है, विधायी शक्तियां अलग और प्रशासनिक शक्तियां अलग, यानी कि एग्जीक्यूटिव अलग और लेजिस्लेटिव अलग। 6 सदस्य इसमें जोड़े गए। 6 सदस्यीय दूसरा प्रावधान हम देखेंगे। दूसरे प्रावधान में 6 सदस्यीय भारतीय या फिर इसको केंद्रीय भी कहेंगे, केंद्रीय विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन, 6 सदस्यीय विधान परिषद का यहाँ पे गठन किया गया। परिषद में जो है, इस परिषद में एक चीज और खास है कि इसमें जो है परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, यानी कि स्थानीय वहां के जो राजा महाराजा थे, स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू। हर प्रोविंस, हर प्रांत से एक सदस्य, यानी कि वहां के स्थानीय लोगों का भी इसमें प्रतिनिधित्व जो है शुरू हो गया और हर प्रांत से एक सदस्य आने लगा इसमें। तीसरा जो प्रावधान इसमें था, तीसरे प्रावधान में ये होता, अभी हमने देखा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था 1833 में एक विधि सदस्य बनाया गया था, जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य था, लेकिन अस्थायी सदस्य नहीं था। वहां किसी भी मामले में वोटिंग नहीं करता था या फिर उसका अस्थायी सदस्य नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ विधि संबंधी जो मामले होते थे, विधि बनाने में उससे सलाह देना था, सहायता करना था गवर्नर जनरल की काउंसिल को। उस सदस्य को, यानी कि विधि सदस्य को जीजी, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल है, जीजी परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। अस्थायी सदस्य बनाया गया। अब ये जो है गवर्नर जनरल की परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया। अब यहाँ पे जीजी की परिषद में इनकी स्वीकृति से एक्ट, अधिनियम बनेंगे
और ये जो परिषद है, जो ये विधान परिषद है, ये संसद की तरह काम करेगा। चौथा जो प्रावधान है, चौथे प्रावधान को हम देखेंगे, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता जिसे 1833 में मना कर दिया गया था, विरोध हो गया था। प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती। अब देखिए, अब 1833 में क्या हुआ था, इसी पे विरोध हुआ था ब्रिटेन के संसद में, क्योंकि कहा गया था कि कभी भी जाति, नस्ल और जगह के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता के आधार पे जो है भारतीय प्रशासनिक पद होंगे और भारत के लोग भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन विरोध के चलते वो लागू नहीं हो सका। तो इस एक्ट में 1853 के चार्टर अधिनियम में ये चीज लागू कर दिया गया कि प्रतियोगिता के आधार पर ही सिविल सेवकों की भर्ती होगी। अगला हम प्रावधान देखते हैं। अगला जो प्रावधान है, पांचवें प्रावधान में हम देखते हैं COD, जिसको आप जानते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य होते थे, 24 सदस्य। ठीक है, इसको घटाकर, इन सदस्यों को घटाकर इनकी संख्या 18 कर दी गई, 18 सदस्य कर दी गई। COD जिसमें 24 सदस्य होते थे, इनको घटाकर जो है 18 सदस्य कर दिया गया। और इन 18 सदस्यों में 6 सदस्यों की भर्ती क्राउन द्वारा होने लगी, क्राउन द्वारा। COD में 24 सदस्य थे, इनको घटाकर 18 सदस्य किया गया और इसमें से 6 सदस्यों की भर्ती जो है क्राउन द्वारा की जाने लगी। एक चीज इसमें अच्छे से याद रखिएगा कि एक लाइन में अगर पूछा जाए तो इसी एक्ट में कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण, तो एक लाइन में अगर पूछा जाए कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण किस एक्ट में हुआ था, तो ये वही एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा 1853 का चार्टर एक्ट। कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो चुका है। अब समय है 1857 के विद्रोह का। 1857 का विद्रोह काफी लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। 1857 के विद्रोह के बाद सीधा जो शासन जाएगा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जाएगा और उनके द्वारा ब्रिटिश भारत में, यानी कि भारत के जो क्षेत्र ब्रिटिश के हाथ में थे, उन पर शासन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 1858 के एक्ट में। धन्यवाद।